हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी दोस्तों जानते हैं कि आज ये जो हमारी क्लास होने जा रही है वो रिपोर्टाज पर होने जा रही है, जो कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा। तो जितने भी भाई बहन मेरे चैनल पे आ चुके हैं वो फटाफट मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी क्लास को ज्वाइन करके इसकी संपूर्ण तैयारी कर सकें। और जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आज आए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास की भी शुरुआत करते हैं रिपोर्टाज की। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो पॉइंट दिया है कि रिपोर्टाज तो जो है ये फ्रांसीसी शब्द है। सीधा सीधा यही प्रश्न आपका उठता है कि रिपोर्टाज जो है ये किस प्रकार का शब्द है। तो यह एक फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। आगे कहते हैं गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। ये प्रश्न बनता है कि रिपोर्टाज जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो ये फ्रांसीसी, ठीक है, देखिए फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जैसे हम किसी चीज़ में जब फंस जाते हैं तब हम उसकी रिपोर्ट अपने परिवार को देते हैं या पुलिस में देते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। रिपोर्टाज से रिपोर्ट को कनेक्ट कीजिए और फंसने से फ्रांसीसी। तो हमेशा याद रहेगा रिपोर्टाज जो है ये कैसा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। तो जब आप किसी केस में फंस जाते हैं या कोई समस्या आ जाती है, किसी चीज़ में फंस गए, तब आप रिपोर्ट करेंगे ना अपनी फैमिली में, अपने दोस्त में कि यार ऐसी ऐसी समस्या हो गई है कि नहीं। तो यहाँ से आप इनको कनेक्ट कर लेंगे। फिर आगे कहते हैं कि गद्य विधा के रूप में अगर हम बात करें तो इसका जो आविर्भाव है वो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। किसका? रिपोर्टाज का, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। मतलब रिपोर्टाज के जनक के अगर बात की जाए तो इसके जनक के रूप में एक रूसी साहित्यकार हैं जिनका नाम है इलिया एहरेनबर्ग। इनको माना जाता है रिपोर्टाज का जनक, ठीक है। तो कभी प्रश्न बन सकता है रिपोर्टाज का जनक किसको माना गया, और कभी प्रश्न बन सकता है कि रिपोर्टाज के जो जनक इलिया एहरेनबर्ग हैं ये कहाँ की निवासी थी। तो ये रूस की रहने वाली थी। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में है हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी का जानना अति आवश्यक है कि हिंदी में जो है रिपोर्टाज का जो जनक है वो किसको माना जाता है, शिवदान सिंह को चौहान को माना जाता है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए जब हमारे माँ बाप से कोई गलती होती है, गलती क्या, अगर मम्मी पापा किसी चीज़ में फंस जाते हैं, दादी बाबा या कोई भी है, अगर वो अपनी फैमिली में बातें नहीं शेयर कर पाता तो क्या करता है, शिव जी के पास जाता है, उनको कुछ दान दक्षिणा देता है, हाँ, उनको रिपोर्ट करता है, भगवान आप मेरी विनती सुन लीजिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, प्लीज़ कुछ रास्ता दिखाइए, ठीक है। फिर दान दक्षिणा चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो सबसे पहले किसको याद करते हैं, भोलेनाथ को याद करते हैं। वैसे सारे भगवान तो एक ही हैं, बस सबके नाम अलग अलग हैं इसलिए लोग अलग अलग मानते हैं। कोई हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, कोई कृष्ण जी का है, कोई राम जी का है, तो कोई शिव जी का है। तो यहाँ पे आप जो है रिलेट कर सकते हैं। हिंदी में जब बात आती है कि रिपोर्टाज के जनक कौन है, तो शिव जी। किसको रिपोर्ट करने जाते हैं, शिव जी को दान करके रिपोर्ट करते हैं। शिव जी को रिपोर्ट करते हैं, फिर उन्हें हम दान करते हैं ताकि वो हमारा जो है भला कर सके। ऐसे मतलब इनका नाम याद रखने के लिए शिवदान सिंह चौहान। और वैसे कौन माने जाते हैं, रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग, ठीक है। आगे कहते हैं रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि जो रिपोर्टाज के जनक हैं वो शिवदान सिंह चौहान है। और रूपाब पत्रिका के दिसंबर में, मतलब एक पत्रिका है जिसका नाम है रूपाब, इस पत्रिका के दिसंबर 1938 में एक जो है रचना प्रकाशित हुई थी लक्ष्मीपुरा। इसी को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है, जो कि शिवदान सिंह चौहान की रचना है। तो प्रश्न बनेगा ये लक्ष्मीपुरा जो है ये कब प्रकाशित हुई थी, 38 में प्रकाशित हुई थी, दिसंबर 38 में। किस पत्रिका में, तो रूपाब पत्रिका में। ये सारे पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज इसी को माना भी जाता है। समझ में आ गई बात।
आगे कहते हैं रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा 1897 प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है। कहते हैं रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह की एक लिखित रचना है युवराज की यात्रा 1897 में, जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो ये सीधे प्रश्न बन सकता है कि चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित युवराज की यात्रा में मतलब जो है किसका वर्णन है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का। या फिर सीधा प्रश्न बनेगा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और व्यवहार वर्णन जो है वो किसमें वर्णित है, तो युवराज की यात्रा जो कि चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित रचना है। ठीक है, ये इतना पॉइंट समझ में आया, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाजक निम्न हैं। सबसे पहले आते हैं शिवदान सिंह चौहान। इन्होंने जो रिपोर्टाज लिखा है, पहला है लक्ष्मीपुरा, दूसरा है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। तो कहते हैं मौत के खिलाफ जो जिंदगी की लड़ाई हो रही थी वो लक्ष्मीपुरा में हुई थी। हाँ, उसको लक्ष्मी जी ने पूरा किया शिव दान के साथ, शिव जी के दान के साथ, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं मौत के खिलाफ जो हमारी जिंदगी की लड़ाई चल रही थी उसको लक्ष्मी जी ने पूरा किया। तो लक्ष्मी जी ने पूरा किया लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मी जी ने पूरा किया पर किसके साथ मिलके, तो लक्ष्मी जी ने पूरा किया शिव जी के साथ मिलकर, शिव जी का दान करके। तो मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई लक्ष्मी जी ने पूरा की शिव का दान करके। बस इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे, रचनाएं आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट में है रांगेय राघव। रांगेय राघव की बात करें तो इन्होंने जो लिखा है वो है तूफानों के बीच। तूफानों के बीच 1941 की रचना है। तो तूफानों के बीच कौन फंस गया, तो कहते हैं भाई राघव जो है वो तो तूफानों के बीच में फंस गए। रांगेय राघव तूफानों के बीच में कौन फंसा, तो रांगेय राघव जो है ये तूफानों के बीच में फंस गए। अगले लेखक है प्रकाश चंद्र गुप्त। इन्होंने लिखा है स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। तो कहते हैं स्वराज्य बंगाल के अकाल में जो स्वराज्य भवन है, या फिर इसको कनेक्ट कर सकते हैं स्वराज्य भवन जो है अल्मोड़े के बाजार में जो स्वराज भवन है वहीं पर बंगाल का अकाल पड़ा था। या फिर इनको यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि बंगाल के अकाल में जो है स्वराज्य भवन अल्मोड़े का बाजार बन गया। कैसे याद करेंगे, देखिए प्रकाश चंद्र गुप्त कहते हैं कि बंगाल के अकाल में जो स्वराज्य भवन था वो आज अल्मोड़े का बाजार बन गया है। जब बंगाल का अकाल आया तब जो स्वराज्य भवन था वो क्या बन चुका, वो अल्मोड़े का बाजार बन गया था। ऐसा कौन बताता है, प्रकाश चंद्र गुप्त बताते हैं। इन्होंने प्रकाश डाला बंगाल के अकाल पर प्रकाश डालते हुए स्वराज्य भवन के बारे में बताते हैं कि जो स्वराज्य भवन था वो अल्मोड़े का बाजार बन चुका है। प्रकाश चंद्र गुप्त प्रकाश डालते हुए ये बात कहते हैं। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इन्होंने लिखा है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। तो कहते हैं भाई पहाड़ों में अगर प्रेम में संगीत बढ़ रहा है यानी कि वहां पे भी इश्क की धारा बह चुकी है। इश्क यानी कि अश्क, इश्क को अश्क को इश्क बना लेंगे, याद हो जाएगा। कहते हैं अगर पहाड़ों में प्रेम में संगीत की धारा बह रही है यानी कि वहां पे इश्क की धारा बह चुकी है, तभी भाई वहां पर प्रेम में संगीत जो है चल रहा है। पहाड़ों में कहाँ प्रेम की लीला बरस रही है, तो कहेंगे अगर पहाड़ों में प्रेम में संगीत चल रहा है यानी कि वहां पे भी इश्क की धारा बह चुकी है, लोग इश्क में पड़ चुके हैं, तभी वहां पे प्रेम में संगीत हो रहा है। बस कनेक्ट हो गया। आगे है राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है गरीब और अमीर पुस्तकें 1958 की है। दूसरी है 9 वर्षांक समारोह में। कहते हैं राम नारायण उपाध्याय 9 वर्षांक समारोह में गरीब और अमीर पुस्तकें जो है 5 ठे बांटे थे। 5 ठे लोगों को गरीब और अमीर पुस्तकें मतलब जो है गरीब और अमीर पुस्तकें बांटे थे 5 ठे लोगों को, 5 ठे से 5 और 8। कहते हैं जो राम नारायण उपाध्याय थे ये 9 वर्षांक समारोह में, जैसे नया वर्ष आता ना, अभी न्यू ईयर था आप लोगों का अभी बीता ही है, तो कहते हैं राम नारायण उपाध्याय कहते हैं कि 9 वर्षांक का जो समारोह था उसमें गरीब और अमीर पुस्तकें हमने 5 ठे बांटी थी।
ठीक है, कितनी बारी थी? 5 थे, यानी कि 5 और 8 यानी कि 1958 की ये रचना हो गई। आसानी से याद हो जाएगा। अगले लेखक है भदंत आनंद कौशल्यानंद। इनकी रचना है देश की मिट्टी बुलाती है। तो देश की मिट्टी बुलाती है, इसको देश की जब मिट्टी बुलाती है तो बड़ा ही आनंद आता है। अगर आपको अपने देश लौटना होता है तो आपको खुशी होती है या दुख होता है? भाई लोगों को ज़्यादातर तो खुशी होती है, लेकिन कुछ लोगों को दुख भी होता है। जैसे अगर बेटा अपने गांव आता है उसको खुशी होती है, लेकिन बहू को खुशी नहीं होती है। वो कहती है हम गांव नहीं रहेंगे, भले वो ज़िंदगी पूरी गांव में बिताई हो, लेकिन अगर 2 महीने के लिए शहर की हवा लग गई तो वो आना नहीं चाहती। तो देश की मिट्टी बुलाती है तो हमें आनंद आता है, ठीक है, भदंत आनंद आता है। अगर देश की मिट्टी बुलाती है तो आनंद से भदंत आनंद कौशल्यानंद ऐसे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे है शिव सागर मिश्र। शिव सागर मिश्र की है वे लड़ेंगे 1000 साल, 1966 की है। शिव सागर मिश्र कहेंगे वे लड़ेंगे 1000 साल शिव के सागर से। कहते भाई शिव के सागर से कोई लड़ पाएगा? कहेंगे वे लड़ेंगे चाहे 1000 साल लग जाए। तो कहेंगे अच्छा, शिव के सागर से कोई जीत नहीं पाएगा। कहेंगे वे लड़ेंगे 1000 साल। तो कहेंगे अच्छा ये बात है, लेकिन शिव के सागर से तो कोई जीत ही नहीं पाएगा क्योंकि वो शिव के सागर हैं। तो वे लड़ेंगे 1000 साल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वे लड़ेंगे 1000 साल, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वो तो शिव के सागर हैं। तो शिव सागर का रचना हो गया वे लड़ेंगे 1000 साल। अगले हैं धर्मवीर भारती। इनकी रचना है युद्ध यात्रा, 1972 की है। तो युद्ध यात्रा किसकी है? 1972 की है, धर्मवीर भारती की है। तो जो धर्म के वीर होते हैं वो युद्ध की यात्रा पर बड़े बेहतर तरीके से जाते हैं। युद्ध यात्रा पर बेहतर तरीके से कौन जाता है? जो धर्म के वीर होते हैं, जो धर्म के रक्षक होते हैं। वो सोचते हैं किसी को जो है दुख और कष्ट पीड़ा ना हो, इसलिए जब वो युद्ध की यात्रा तय करते हैं तो ये नहीं है किसी का नुकसान पहुंचाते हैं। जब युद्ध में पहुंच जाते हैं तो वहां पे जब युद्ध होता है तो वहीं पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, रास्ते में नहीं। तो युद्ध यात्रा बेहतर तरीके से करते हैं धर्मवीर लोग। आगे है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इन्होंने लिखा है छड़ बोले कड़ मुस्काए। कहते हैं छड़ बोले कड़ मुस्काए कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जब बोलते हैं तो कहते हैं भाई जब कन्हैया बोलते हैं तो छड़ बोले और कड़ मुस्काए। जैसे ही वो छड़ बड़ के लिए बोलते हैं तो कड़ कड़ मुस्काने लगता है। किसके बोलने से? कन्हैया के बोलने से। बस यहाँ से ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। आगे है शमशेर बहादुर सिंह। इनकी रचना है प्लाट का मोर्चा, 1952 की है। प्लाट का मोर्चा 52 की रचना है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो प्लाट का मोर्चा कौन संभाला है? शेर संभाले हैं। एक बहादुर शेर ने प्लाट के मोर्चे को संभाल रखा है। प्लाट का मोर्चा किसने संभाला? एक बहादुर शेर ने संभाला है प्लाट का मोर्चा। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना हो गई। आगे बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ऋणजल धनजल, 1977 की है। नेपाली क्रांति कथा, 1978 की है। श्रुत आश्रुत पूर्व, 1984 की है। एकलव्य के नोट्स, ये सारी रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है लिखी गई है। ऋण जल धन जल 77 की है। ऋण जल धन जल 77। नेपाली क्रांति कथा जो है, नेपाली की जो क्रांति कथा हुई थी वो 7-8 लोगों ने सुनी थी, ठीक है। कहते हैं नेपाली की जो क्रांति कथा हुई थी वो कितने लोगों ने सुनी? 7-8 लोगों ने सुनी। श्रुत आश्रुत पूर्व, 1984 की है। एकलव्य के नोट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की है। अगले लेखक है विवेकी राय। इनकी रचना है जुलूस रुका है। ये सारी के सारी रिपोर्टाज हैं। जुलूस रुका है, 1977 की है। बाढ़ बाढ़ बाढ़, ठीक है। कहते हैं भाई विवेकी, आप अपने बुद्धि से, जैसे विवेक मतलब हो गया बुद्धि, राय मतलब एक होता है ना अपने विचार देना, राय देना, ये हमारी राय ये है। तो एक लोग हैं वो अपनी विवेकी से, मतलब एक विवेक नाम का लड़का है, तो वो अपने विवेक से राय देता है कि भाई बाढ़ बाढ़ बाढ़, चारों तरफ जब बाढ़ है तो जुलूस को रोक दिया जाए। जुलूस रुका है क्यों?
जुलूस रुका है, साथ साथ सभी का जुलूस जो है वो साथ साथ रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि बाढ़ बाढ़ बाढ़, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है। तो बाढ़ 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 होने की वजह से जुलूस जो है रोका गया है। इस बात की राय कौन देता है? ये विवेकी राय देते हैं, मतलब विवेक यानी कि बुद्धि, अपनी बुद्धि से राय दे रहे हैं कि भाई अगर सब तरफ बाढ़ ही बाढ़ है तो जुलूस को रोक दिया जाए। ठीक है, तो जुलूस रुका है साथ साथ, तो 1977 की होगी, और बाढ़ 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 यानी कि बाढ़ की वजह से कनेक्ट हो जाएगा। आगे है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इनकी रचना है खून के छींटे। तो खून के छींटे, जब खून के छींटे पड़ते हैं ना तो लोग भगवती के शरण में जाते हैं। किसकी शरण में जाते हैं? भगवती के शरण में जाते हैं, खून के छींटे पड़ते ही। हाँ, कि मेरे ऊपर इल्जाम ना लगे, भगवान हमको बचा लें। तो खून के छींटे, भगवत शरण उपाध्याय। आगे है राम कुमार वर्मा, इन्होंने लिखा है पेरिस के नोट्स। तो पेरिस के नोट्स जो है वो राम कुमार वर्मा ने पढ़े। पेरिस के नोट्स को किसने पढ़ा? राम कुमार वर्मा ने। एकलव्य के नोट्स को किसने पढ़ा था? फणीश्वर नाथ रेणु ने पढ़ा था। ऐसे कर सकते हैं, एकलव्य के नोट्स को फाड़ दिया गया। एकलव्य के नोट्स को फाड़ दिया गया, तो फाड़ने से फणीश्वर को कनेक्ट कर लेंगे। भाई एकलव्य का जब नोट्स लिखा गया उसको लोगों ने फाड़ दिया, लेकिन पेरिस के नोट्स को किसने पढ़ा? राम कुमार वर्मा ने पढ़ा। कैलाश नारद, अगले जो लेखक हैं वो है कैलाश नारद, इनकी रचना है धरती के लिए। कहते भाई अगर धरती के लिए जीना है तो नारद जी को कैलाश जाना, और नारद जी कैलाश जाते हैं धरती के लिए। धरती के लिए नारद जी जो है वो कैलाश की यात्रा करते हैं। ऐसे हम इनको कनेक्ट कर लेंगे। अगले जो लेखक हैं वो हैं जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, इनकी रचना है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। ठीक है, कहते हैं चीनियों द्वारा निर्मित जो काठमांडू लहासा सड़क है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा ये रचना लिखी गई है। अगले जो लेखक हैं वो है निर्मल वर्मा, इन्होंने लिखा है प्राग एक स्वप्न। प्राग एक स्वप्न जो है बड़ा ही निर्मल है। कहते हैं प्राग एक स्वप्न जो है वो कैसा है? बड़ा ही निर्मल है, यानी कि निर्मल वर्मा का है। फिर अगले जो लेखक है वो है सती कुमार। सती कुमार की है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। तो कहते हैं क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, तो कहेंगे हाँ, सती के लिए जो है षड्यंत्र जरूर रचा गया था। हाँ, सती के लिए जरूर षड्यंत्र रचा गया। तो कहें क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। ऐसे ही इनको याद कर लेंगे कि क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, तो कहेंगे नहीं। तो फिर पूछेंगे अच्छा तो फिर क्यों सती हो गई भाई? अगर हमने कोई षड्यंत्र नहीं रचा तो लड़की सती क्यों हो गई? क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था क्या कि वो सती हो जाए? तो ऐसे रिलेट कर लेंगे, सती कुमार के द्वारा लिखी गई है। फिर आते हैं श्रीकांत वर्मा, इन्होंने लिखा है मुक्ति फौज। मुक्ति फौज जो है ये श्रीकांत वर्मा के द्वारा लिखी गई क्या है? रिपोर्टाज है, मुक्ति फौज। आगे है कमलेश्वर। कमलेश्वर ने लिखा है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। कहते हैं क्रांति करते हुए आदमी को अगर देखना तो उनको क्या देना? कमल का फूल दे देना। कमल का फूल दे देना यानी कि कमलेश्वर की हो गई। कहते हैं अगर किसी क्रांति करते हुए आदमी को देखना तो उनको क्या देना? कमल का फूल देना। क्रांति करते हुए आदमी को कमल का फूल देना। जब क्रांति करते हुए किसी आदमी को देखना तो उन्हें गिफ्ट के तौर पे कमल का फूल देना, यानी कि कमलेश्वर की हो गई। अगले है चंडी प्रसाद सिंह, इनकी रचना है युवराज की यात्रा 1897। तो युवराज की यात्रा जो है, कहते हैं अगर युवराज की यात्रा करनी है तो चंडी का प्रसाद लेकर जाइए। चंडी का प्रसाद लेकर जाएंगे तो युवराज की यात्रा बड़ी सफल होगी, है कि नहीं? युवराज की यात्रा करनी है तो चंडी का प्रसाद लेके जाइए या चंडी बन जाइए। युवराज की यात्रा में लोग चंडी बन जाते हैं, या युवराज की यात्रा करनी है तो चंडी का प्रसाद लेकर जाइए। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने संपूर्ण रिपुतार शैली को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है, रचनाएं कुछ भी थोड़ी सी भी आपको याद हुई हैं, तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए बताइएगा। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, और जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना है कि मैम बच्चन सिंह
जो है बच्चन सिंह की पुस्तक या फिर शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, आप दोनों में से कोई एक पुस्तक शुरू कीजिए। तो मैं जल्द ही हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है उसको मैं इसी चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ जैसे ही ये पुस्तक समाप्त होगी। अब जल्द से जल्द आप लोग इस पुस्तक को समाप्ति की ओर ले जाइए, मैं तो लेके जा ही रही हूँ, आप लोग भी फटाफट इसको देख के ख़त्म कर लीजिए, ताकि जब मैं शुक्ल जी का इतिहास शुरू करूँ तो आप लोग डे बाय डे उसको पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और बेस्ट करिए। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी ये जो मैं पुस्तक पढ़ा रही हूँ सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की, अगर इससे कोई क्विज करना चाहता है तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ पे मेरी जो पर्सनल आईडी है प्रतिष्ठा नाम से, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको इससे संबंधित क्विज करनी है। तो मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स बता दूँगी, आपको कैसे वहाँ पे उस ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और आप वहाँ से कैसे क्विज कर सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट रखा गया है। अगर आपको पसंद आएगा, ऑफ़र सही लगेगा तो आप कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के वो अमाउंट भी रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई मतलब पैसे कहाँ से ला रहा है। सबके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि बस उड़ा दिया। किसी के पास एक एक रुपए का कोई मोहताज होता है, बहुत जो है कठिनाई से पैसे इकट्ठा करके देता है। तो हम भी उसी तरीके से वो काम भी कर रहे हैं कि ताकि लोगों को देने में मतलब कोई दिक्कत भी ना हो और वो जितना वो दे रहा है उसकी भरपाई मैं कर दूँ क्विज करा के। तो वहाँ पे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की होती है और साथ ही साथ काव्यशास्त्र की क्विज कराई जा रही है। बीच में व्याकरण की चली थी, जितने लोग कर रहे हैं उन लोगों को पता है, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी कुछ दिनों में मैं इन गद्य विधाओं पर भी क्विज उसमें लेकर आने वाली हूँ। कुछ ही दिनों में गद्य विधाओं पर स्पेशली एक अलग से क्विज कराई जाएगी। तो अगर कोई भी भाई बहन क्विज करना चाहता है, और जैसे अपनी तैयारी क्या होती है, हम तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, खुद को आंक नहीं पाते कि हम कितने काबिल हैं, कितना हमारी तैयारी हुई है। तो उसको आंकने के लिए हमें प्रश्नों को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट कर ही रहे होंगे, लेकिन ये रहता है कि हम डे बाय डे अगर आप जो होता है पेज का रिवीजन करते चलिए और साथ ही साथ आपको प्रश्न मिलते चले, तो इससे आपकी तैयारी और बेटर हो जाती है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको आज ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे मेरी वीडियो पर कहीं पे भी आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नहीं मिल रही है। मैं वहाँ पे आपको ग्रुप की लिंक जो है शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई समस्या आती है तो अपनी समस्या कमेंट के ज़रिए बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं उसका हल जो है आपको दे सकूँ। और इसी के साथ जो है आज की क्लास भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल जो है ठीक इसी टाइम शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।